नमस्कार साथियों, मैं अरविंद, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार राष्ट्रीय क्लासेज पार्ट ऑफ एग्जामपुर। हम एग्जामपुर क्रम से क्रांति। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, मैं राजस्थान ज्योग्राफी के जो है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके ले रहा हूं। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चंस में मिक्सअप में लेके आया हूं। मिक्सअप में मतलब कुछ जैसे उद्योग वाले क्वेश्चन डाल दिए मैंने, कुछ वनस्पतियों वाले क्वेश्चन डाल दिए, कुछ इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन डाल दिए, कुछ मैंने राजस्थान के सामान्य परिचय के क्वेश्चन डाल दिए और वो ऑल ओवर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इस टॉपिक का नाम रखा है सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, तो चलिए फिर सभी साथी लोग जुड़ जाएंगे, क्लास को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, आ जाइए जुड़ जाइए, क्लास के अंदर जुड़ जाओ सभी साथी लोग। और क्लास की शुरुआत करूं उससे पहले सभी साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप पहला काम तो ये करो, हमारा एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो आज के आज ही। अभी तुरंत इस क्लास को थोड़ा सा स्किप करो और जाओ प्ले स्टोर पर। ठीक है, प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के सर्च करो। आप क्या करो, सर्च करो आप ये एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन, लाइव क्लासेस, क्विज, पीडीएफ, एसएससी, यूपीएससी या जिस भी एग्जाम की आप तैयारी करें। देखो, दीपक पाल नाम के साथी के द्वारा इसमें 5 की रेटिंग दी गई है। ठीक है, और मात्र 17 MB का जो है ये एप्लीकेशन है। कोई भी स्पेशल क्लासेस अगर आपके सामने लेकर के आएंगे तो एप्लीकेशन के अंदर लेकर के आएंगे तो आप मुफ्त में एक कोड दिया जाएगा आपको, तो आप फ्री के अंदर जो है उस कोड के माध्यम से उस क्लास में आप जुड़ भी सकते हो। तो डाउनलोड करके तो रख लो, कोर्स परचेज करो या नहीं करो वो बाद की बात है। ठीक है, तो चलिए फिर, उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट अब बात करता हूं कि अगर आपने डाउनलोड कर ही लिया और अंदर ही अंदर खुजली मच रही है कि यार एक कोर्स खरीद के तो देखें कैसा मिलता है, देखें, है ना। तो कोर्स खरीदना ना, और अकाउंट में पैसे हैं तो आ जाओ, फिर दिलाता हूं मैं कोर्स तुम्हारे को। आपको कोर्स लेना है तो 50% डिस्काउंट के साथ, 50% डिस्काउंट के साथ में आपको क्या दिया जा रहा है, देखो फिर, राजस्थान पुलिस का बैच दिया जा रहा है, और वीडियो मेंस का बैच आपको मिलेगा, वन रक्षक का बैच मिलेगा, इसके अलावा एलडीसी है, महिला सुपरवाइजर है, लैब असिस्टेंट है। जितने भी एग्जाम्स हमारे राजस्थान में आयोजित होती है उन सभी एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव जी, आप क्यों प्रेजेंट हुए, आप थोड़ा उधर जाओ ना। ठीक है, तो आइए, तो ध्यान रखेंगे ये, इसके लिए आपको कोड लगाना पड़ेगा राज50। ठीक है, राज50 नाम का कोड लगाना पड़ेगा। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट वाले साथियों को आपको कोड लगाना पड़ेगा RWT रीट50, रीट50 नाम का कोड लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। आ जाइए, बहुत बहुत बढ़िया। लेट हो गए सर, कोई बात नहीं है, लेट हो गई तो, है ना, कभी कभी हम भी लेट हो जाते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है जो 2010 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। देखो लिखा हुआ 2010 के अंदर कोई पेपर हुआ था, उस पेपर में पूछा गया था कि पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत वन होने चाहिए। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए कितने प्रतिशत वन होने चाहिए, तो वन आपके सामने होने चाहिए। वैसे इस सवाल का सही जवाब आपने वैसे प्रश्न पढ़ते दे दिया था, सी। किस आधार पर आप ये कह सकते हो, तो आपके सामने एक वन नीति आती है, राष्ट्रीय वन नीति। राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है। हमारे राष्ट्रीय वन नीति के बारे में बताऊं तो ये राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई थी, ये वन नीति आई थी 1894 में, 1894 के अंदर पहली आई थी, पहली। ठीक है, दूसरी आती है आपके सामने 1952 में। ठीक है, और 1988 के अंदर आती है तीसरी वन नीति आती है 1988 में। और यहां आप इसमें लिख सकते हो स्वतंत्र भारत की पहली, स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कौन सी है, तो स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति आती है दूसरी वन नीति 1952। और ये जो 1988 वाली तीसरी जो वन नीति आई थी, इस वन नीति के अंदर क्या हुआ था, ये निर्धारण किया गया
कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33% भूभाग पर वन होना जरूरी है, अन्यथा उस क्षेत्र को हम वनों की दृष्टि से बाहर रखेंगे। लेकिन इसमें भी आपको विखंडन करना पड़ेगा कि पर्वतीय क्षेत्र में 60% डिवाइड किया गया और मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत ये प्रतिशत जो है मैदानी क्षेत्रों में, पर्वतों में कितना है 60% है और मैदानी क्षेत्रों में कितना रखा गया 20%। तो मैंने आपको अभी तक जो समझाया वो बात समझ में आई आपको कि राष्ट्रीय वन नीति कब आई थी 1894 में, दूसरी कब आई थी 1952 में, तीसरी कब आई थी 1988 में। लेकिन ये संशोधन कह सकते हैं, पहली वन नीति का संशोधन है, स्वतंत्र भारत की पहली ये 1952 वाली। 1988 वाली कहती है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भाग वन होना चाहिए, तभी उसको हम वनों की श्रेणी के अंतर्गत रखेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में 60% वन होने चाहिए और मैदानी क्षेत्रों में 20% वन होना चाहिए, तब जाकर के आप उसको जो है वनों की दृष्टि से इंपोर्टेंट क्षेत्र मानेंगे। लेकिन ये राष्ट्रीय वन नीति है। लेकिन राज्य वन नीति का सवाल आ जाए तो राज्य वन नीति का सवाल आपकी परीक्षा में आ जाए तो आपको एक ही उत्तर देना है, सीधा सटीक है। 18 फरवरी 2010 के दिन राज्य वन नीति आई थी और यह वन नीति कहती है कि राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 20% वन होना जरूरी है, तभी उसको वनों की दृष्टि से हमें रखेंगे। ठीक है, तो राज्य वन नीति और राष्ट्रीय वन नीति दोनों की दोनों बातें समझ में आ चुकी होगी। उम्मीद मैं ऐसी आपसे कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, बताओ कमेंट करो। देखिए शाबाश, वेरी गुड। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, कहां पर दिन और रात बराबर होते हैं? दिन और रात की अवधि जो होती है वो बराबर होती है, कहां पर? उत्तर दो फटाफट से। दिन और रात की अवधि कौन सी प्लेस पर जो है बिल्कुल इक्वल होती है? कर्क रेखा पर, ध्रुवीय रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा पर? बताइए। ठीक है, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, सी का मतलब भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है, कर्क रेखा पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है, मकर रेखा पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है। लेकिन पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर केवल भूमध्य रेखा पर ही क्यों मानी गई है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि वर्ष में 2 बार सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ठीक है, तो आइए कब कब पड़ती है, किस किस प्रकार से पड़ती है, इसके बारे में हम दोबारा देख लेते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये मैप, सर्कल, इस सर्कल के अंतर्गत इस रेखा को हम कहते हैं कर्क रेखा, इस रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इस रेखा को हम कहते हैं मकर रेखा। अगर अंकों में इसकी बात की जाए कि अंकों में इस रेखा को किस किस नाम से जानते हैं, तो इस रेखा का नाम है 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश, और इसे हम कहते हैं 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, इसे हम कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, ये आपके सामने बात आती है। लेकिन अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। बीच वाली रेखा समझ में आ गई, भूमध्य रेखा कहलाती है, ये कर्क रेखा कहलाती है, ये मकर रेखा कहलाती है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कब पड़ती है? पहली बार पड़ती है वर्ष के प्रारंभ में 21 मार्च के दिन सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है। 21 मार्च के दिन सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। ठीक है, फिर बाद में आपके सामने 21 जून के दिन सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है।
23 सितंबर 23 सितंबर सितंबर के दिन भूमध्य रेखा पर सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, और 22 दिसंबर के दिन सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। समझ आई बात? समझ में आई क्या? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इन तीनों के बारे में आप सभी छात्र लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो भूमध्य रेखा पर 21 मार्च पहली बार और दूसरी बार 23 सितंबर। तो अब आप मुझे बताओ कि सूरज की सीधी किरणें अगर एक ही रेखा पर 2 बार वर्ष में सीधी पड़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो है वर्ष का, पूरे वर्ष के अंदर अगर 2 बार सीधी किरणें पड़ रही है, यानी कि ये दिन और रात की अवधि जो है यहां पर बराबर होती है। कर्क रेखा से ऊपर और मकर रेखा से नीचे, ठीक है, 24 घंटे का दिन और 24 घंटे की रात होती है। यहां पर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। लेकिन ऊपरी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात करें ना, तो वहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ठीक है? चलिए, अब यहां मैं बात करूं, थोड़ा सा मैं डिटेल से बता देता हूं आपको कि भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। भारत का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? 21 जून। और भारत का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? भारत का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को यूं कह सकते हैं भारत की सबसे बड़ी रात। और भारत की सबसे छोटी रात। भारत की सबसे छोटी रात 21 जून। सबसे बड़ी रात, सबसे छोटी रात। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर नगर का पुराना नाम क्या है? क्वेश्चन मिक्सअप में लेके आया हूं, सभी क्वेश्चन मिक्स हैं, बताइए। बीकानेर का प्राचीन नाम क्या है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देना है। इसका डिटेल में बताऊंगा, आप इसकी चिंता न करें, लेकिन आप फिलहाल जो आपके सामने प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए बस। बीकानेर नगर का पुराना नाम क्या है? बीकानेर नगर का प्राचीन नाम क्या है? बताओ। बीकानेर नगर का प्राचीन नाम क्या है? आपने आंसर दिया जांगल प्रदेश, ठीक है, जांगल प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर तो बिल्कुल सही होगा, जांगल प्रदेश होगा। लेकिन थोड़ा डिटेल बताता हूं, आप रुको। मेदपाट उदयपुर जिले का प्राचीन नाम है। कांटल प्रतापगढ़ जिले का प्राचीन नाम है। मारवाड़ जोधपुर जिले का प्राचीन नाम है, ठीक है। लेकिन मैं बात करूं बीकानेर की, तो केवल बीकानेर जिले का प्राचीन नाम पूछा जाए ना, तो ओनली बीकानेर जिले का प्राचीन नाम आता राती घाटी, राती घाटी। लेकिन जब बीकानेर प्लस चूरू ये दोनों जिले मिल जाते हैं तो इसे हम कहते हैं थली प्रदेश। बीकानेर प्लस चूरू दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाता है? थली प्रदेश कहा जाता है। लेकिन जब बीकानेर में जोधपुर मिल जाता है तो बीकानेर और जोधपुर के बीच का जो भाग कहलाता है उसे हम कहते हैं जांगल प्रदेश। समझ रहे हो क्या बात को? जांगल प्रदेश कहते हैं। केवल बीकानेर जिले का प्राचीन नाम राती घाटी। बीकानेर और चूरू जिले को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है?
थली के नाम से जाना जाता है। और बीकानेर और जोधपुर के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो अब वहां पर विकल्प में थली था ही नहीं, राती घाटी था ही नहीं, तो जो विकल्प में होगा उसी के अनुसार हमें आंसर देना पड़ेगा। लेकिन जांगल वास्तविकता में बीकानेर और जोधपुर के बीच का भाग कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ना यहां तक की बात आपकी? तो चलिए फिर आगे की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर, बतख, गोडावण और तोता। हालांकि आप सभी साथी लोग जानते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप इतने होशियार हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि गोडावण ही राजस्थान का राज्य पक्षी है। क्या है? गोडावण ही राजस्थान का राज्य पक्षी है। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो इस गोडावण का वनस्पति वैज्ञानिक नाम क्या है? आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। इसको हम कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं। इसको हम गुदनमेर के नाम से जानते हैं। इसको हम हुकना पक्षी भी कहते हैं। इसको हम गुदनमेर, हुकना, शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। शर्मिला पक्षी भी कहते हैं। ठीक है, और इसे हम सोहन चिड़िया भी कहते हैं। ये इतने सारे इस पक्षी के उपनाम हैं। सोहन चिड़िया के नाम से इस पक्षी को हम जानते हैं। तो आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है सोहन चिड़िया से हम कहते हैं, हुकना कहते हैं, गुदनमेर कहते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं। ध्यान रखेंगे इसको। पूछा जाए कि इसको राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? गोडावण को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1981 के अंदर जो है इसको मई 1981 के अंतर्गत राज्य पक्षी का दर्जा इसको दिया गया था। ठीक है, राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। पूछ लिया जाए कि गोडावण हमारे राजस्थान के अंदर पाया जाता है तो कहां कहां पर देखने को मिलता है? तो जैसलमेर में मिलेगा, जैसलमेर के अलावा अजमेर में देखने को मिलेगा, अजमेर के अलावा आपको यह देखने को मिलेगा बारां में, बारां जिले में। अब इसमें जिले पूछा जाए, स्थान पूछा जाए तो पोखरण, अजमेर के अंदर सोकलिया, बारां के अंदर सोरसेन, सोरसेन बारां में। इन स्थानों पर जो है गोडावण नाम का पक्षी देखने को मिलता है। सफिशिएंट है इतनी नॉलेज, लेकिन आप अगर और भी बातें अगर देखोगे तो इसके बारे में गोडावण की विश्व स्तर पर टोटल जो संख्या ना वो 150 ही बची है। निरंतर रूप से प्रजाति विलुप्त होती जा रही है। तो इनका संरक्षण करने के लिए जीआईबी हेजिंग सेंटर और जीआईबी ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है। हेजिंग सेंटर पोखरण में है और ब्रीडिंग सेंटर आपके सामने उसमें सोरसेन बारां के अंदर खोला गया है। गोडावण की जो प्रजनन केंद्र, गोडावण प्रजनन केंद्र जो है वो जोधपुर में है। ठीक है, लिख सकते हो आप गोडावण प्रजनन केंद्र। गोडावण प्रजनन केंद्र कहां पर खोला गया है? तो ये खोला गया है आपके जोधपुर में, जोधपुर में। ठीक है, लेकिन अगर आपसे चलिए, ठीक है, नेक्स्ट गोडावण प्रजनन केंद्र जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। आगे आपके सामने बात आती है कि गोडावण की जो प्रजनन स्थली है ना, प्रजनन स्थली वो लाटी सीरीज को भी कहते हैं।
लाठी सीरीज को भी हम प्रजनन स्थली के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चंद्रभागा नदी कौन से जिले में बहती है? बताओ चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा नदी के बारे में बताओ कौन से जिले के अंदर बहती है? सपोज दैट चंद्रभागा नदी के बारे में बता दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। चंद्रभागा नदी का नाम बताइए। ठीक है, देखो बिल्कुल शाबाश, झालावाड़ जिले के अंदर बहती है। झालावाड़ जिले के अंदर एक गांव आता है सेमली गांव, और एक गांव आता है खाड़िया गांव। झालावाड़ जिले के सेमली गांव से इस चंद्रभागा नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और ये खाड़िया गांव झालावाड़ के अंदर क्या करती है? ये काली सिंध में मिल जाती है। काली सिंध नदी में मिल जाती है। काली सिंध रिवर के अंदर ये नदी मिल जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा आपको पता होगा 1958 से लगातार कार्तिक पूर्णिमा के दिन मालवी नस्ल के पशुओं का मेला भरता है। यहाँ पे ठीक है, प्रतिवर्ष की बात है। ठीक है, प्रतिवर्ष 1958 से लगातार भरता हुआ आ रहा है यहाँ पे। तो ध्यान रखेंगे 1958 से लगातार कार्तिक पूर्णिमा के दिन मालवी नस्ल के पशुओं का मेला यहाँ पर भरता हुआ आ रहा है झालावाड़ जिले के अंदर। झालावाड़ के खाड़िया गांव के अंदर ये काली सिंध की सहायक नदी है। चंबल में प्रत्यक्ष रूप से नहीं गिरती है चंद्रभागा नदी, काली सिंध में गिरती है। और ये सेमली गांव से इस नदी का उद्गम होता है, चंद्रभागा नदी का। नेक्स्ट छठा प्रश्न, ये झालावाड़ जिला आपके सामने आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राजस्थान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई बताओ। बताओ राजस्थान से सीमा बनाने वाली जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी लंबाई कितनी है? एक 1070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर के अंतर्गत राजस्थान के 4 जिले, राजस्थान के 4 जिले इस अंतरराष्ट्रीय रेखा पर स्थित है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के ऊपर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? 4। राजस्थान के जिले हैं 4। ठीक है, तो उन 4 जिलों के नाम क्या क्या आते हैं? तो देखिए 4 जिलों के नाम आपके सामने ये रहे। इसका नाम आता है श्रीगंगानगर, इसका नाम आता है बीकानेर, इसका नाम आता है जैसलमेर, इसका नाम आता है बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर। गंगानगर जिला बॉर्डर बनाता है 210 किलोमीटर की, बीकानेर बनाता है 168 किलोमीटर की, और जैसलमेर जिला बनाता है 464 किलोमीटर की, 464 किलोमीटर की, और बाड़मेर बनाता है 228 किलोमीटर की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है, चलो तो अब इसमें देखो, आप इनकी लंबाई देख करके आप आसानी से बता सकते हो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित
न्यूनतम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बीकानेर। और सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। ठीक है, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, सर्वाधिक बॉर्डर बनाता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इंटरनेशनल जो बॉर्डर है, ये जो बॉर्डर है ना, ये वाली बॉर्डर, इस बॉर्डर की लंबाई है आपके सामने 1070 किलोमीटर। ठीक है, जो कि 1070 किलोमीटर, जब इन चारों को जोड़ोगे तो 1070 बन जाएगा। लेकिन ये रेखा का विस्तार कहां से कहां तक है? इंटरनेशनल जो लाइन है ना, उसका रेखा का विस्तार कहां से कहां तक है? तो ध्यान रखेंगे, हिंदुमल कोट, हिंदुमल कोट से भलगांव तक। ठीक है, भलगांव तक। तो हिंदुमल कोट कहां पर पड़ता है? गंगानगर में। और भलगांव कहां पर पड़ता है? बाड़मेर में। ठीक है, एक चीज और अगर एक्स्ट्रा में जानकारी लेना चाहते हैं तो पाकिस्तान के 2 राज्य ऐसे हैं, जैसे पंजाब और एक राज्य आता है सिंध। पंजाब और सिंध, ये 2 राज्य ऐसे हैं जो हमारे राजस्थान के साथ बॉर्डर बनाते हैं। लेकिन पंजाब के 3 जिले और सिंध के 6 जिले हमारे राजस्थान के साथ में बॉर्डर बनाते हैं। तो उन 3 जिलों के नाम, एक आता है बहावल नगर, बहावलपुर, और तीसरा आता है रहीम यार खान। ठीक है, ये आपके सामने आते हैं। लेकिन 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से आते हैं? घोटकी, सुक्कुर, खेरपुर, थारपारकर, संगर लिखो पहले, संगर, थारपारकर, थारपारकर और अमरकोट। ये 6 जिले सिंध राज्य के और 3 जिले पंजाब राज्य के। टोटल 9 जिले ऐसे हैं जो हमारे राजस्थान के इन 4 जिलों के साथ बॉर्डर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, भांकड़ा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? बताओ, भांकड़ा बांध कौन सी नदी पर बना? भांकड़ा, ओनली भांकड़ा पूछ रहा है। भांकड़ा बांध, शाबाश। भांकड़ा बांध बिल्कुल सही बात आपकी। सतलज नदी, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया, सी, सतलज रिवर के ऊपर भांकड़ा बांध बना हुआ है। लेकिन भांकड़ा के साथ में सतलज नदी पर एक बांध और है, नांगल बांध। नांगल बांध, भांकड़ा बांध है हिमाचल प्रदेश के अंदर और नांगल बांध है पंजाब के अंदर। भांकड़ा बांध विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? तो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध कौन सा है? तो ये भांकड़ा बांध है। अगला क्वेश्चन, भारत में शीशे जस्ते का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है? शीशे जस्ते का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? स्टेट बताइए। एकाधिकार, एकाधिकार भी है ना शीशे जस्ते का हमारे राजस्थान का, तो बिल्कुल राजस्थान इसका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, राजस्थान बिल्कुल सही है। राजस्थान, 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 ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश।
लेकिन राजस्थान के जिलों की बात करूं तो एक जिला आता है अलवर, एक जिला आता है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, एक जिला आता है आपके सामने अलवर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, एक आता है आपके सामने उदयपुर, एक आता है भीलवाड़ा, एक आता है राजसमंद। ये 5 जिले ऐसे हैं जो सीसा जस्ता के लिए ज्यादा प्रसिद्ध हैं। राजसमंद, ठीक है। तो अलवर जिले का स्थान आता है गुड्डा किशोरी दास, गुड्डा किशोरी दास। सवाई माधोपुर का जो स्थान आता है उस स्थान का नाम आता है चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। उदयपुर का जो स्थान आता है, उदयपुर के उस स्थान का नाम जो आता है हम कहते हैं देबारी, वह जावर, दोनों, ठीक है। भीलवाड़ा और राजसमंद दोनों आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं। तो भीलवाड़ा का तो आ जाएगा आपके सामने राजपुर दरीबा, ठीक है। सॉरी, भीलवाड़ा का आएगा रामपुरा आगुचा, और राजपुर दरीबा जाएगा आपके राजसमंद का। सवाल आया हुआ है कि राजपुर दरीबा जो कि सीसा जस्ता का एक उत्पादक स्थल है, कौन से जिले में स्थित है? तो भीलवाड़ा राजसमंद दोनों स्थान आपके उसमें एग्जाम में आते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि राम राजपुर ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। रामपुरा आगुचा, राजपुर दरीबा। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट 9th नंबर का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में रैंक कौन सा है, स्थान कौन सा है? दूसरा, पहला, चौथा या तीसरा? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमारा राजस्थान ही तो है, ठीक है। भारत के अंतर्गत बात कर रहा है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो अब इसके अंदर जो है राजस्थान का मतलब राजस्थान का रैंक तो फर्स्ट है, लेकिन हिस्सा कितना आता है? 10.41%। 10.41%। भारत के क्षेत्रफल, अगर विश्व के क्षेत्रफल की बात पूछा जाए तो 0.24% हिस्सा वर्ल्ड के अंदर हमारे राजस्थान का एरिया आता है। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य वृक्ष। राजस्थान का राज्य वृक्ष किसे कहते हैं? उत्तर दीजिए फटाफट से। राजस्थान का राज्य वृक्ष का उत्तर दीजिए फटाफट से, बताइए। शाबाश, खेजड़ी 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 खेजड़ी, वेरी गुड। चलिए बात करते हैं अपन खेजड़ी के बारे में। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है? प्रोसेपिस सिनेरियो, ठीक है। प्रोसेपिस सिनेरियो खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। इसे हम राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। राजस्थान का गौरव कहते हैं। इसके अलावा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं।
रेगिस्तान का, या मैं कहूं थार का, कल्पतरु कहते हैं। ठीक है, ये इसके जो है उपनाम हो जाते हैं। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? 1983 में, 1983 के अंतर्गत इसको राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया था। किसको? खेजड़ी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ जाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खेजड़ी का अगर मैं बात करूं, फल क्या कहलाता है? खेजड़ी का फूल क्या कहलाता है? खेजड़ी की जो सूखी पत्तियां ना, वो क्या कहलाती है? फल, फूल और सूखी पत्तियां क्या कहलाती है? तो ध्यान रखें, खेजड़ी का जो फल है उसे हम कहते हैं सांगरी। खेजड़ी का फूल कहलाता है मिंजर, और खेजड़ी की सूखी पत्तियां कहलाती है खोखा। आपको अगर पता हो तो मिंजर नाम की कविता भी है एक, और ये कविता किसने लिखी थी? कन्हैया लाल सेठिया ने लिखी थी। कन्हैया लाल सेठिया के द्वारा मिंजर नामक कविता का लेखन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात आपके सामने ये है आ जाती है। ठीक है, और खेजड़ी की जो जड़ है ना, खेजड़ी की जड़, उस जड़ में जो है एक तत्व पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, राइजोबियम। राइजोबियम, और ये राइजोबियम से क्या होता है? नाइट्रोजन को बढ़ावा मिलता है। नाइट्रोजन की वृद्धि होती है किसमें? नाइट्रोजन की वृद्धि किसमें होती है? मृदा में, मिट्टी के अंदर। तो नाइट्रोजन में वृद्धि होती है, तो इसका मतलब ये हुआ, मेरा कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन की वृद्धि होती है राइजोबियम में, तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिट्टी के उपजाऊपन को बरकरार रखने में खेजड़ी एक अहम भूमिका निभाने वाला पौधा है। ठीक है, ध्यान रखें, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम, ऑपरेशन खेजड़ा कार्यक्रम कब चलाया गया था? 1991 में चलाया गया था। जबकि आपको पता हो तो 1988 के अंदर, 1988 में इस खेजड़ी के ऊपर 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया था। 60 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया गया था। ठीक है, खेजड़ी में एक रोग लगता है, उस रोग को हम कहते हैं सलेस्ट्रमा ग्राइकोट्रमा। सलेस्ट्रमा ग्राइकोट्रमा, सलेस्ट्रमा ग्राइकोट्रमा नाम का रोग खेजड़ी के अंदर लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। थोड़ी बात मैं रोहिडे के बारे में बात करना चाहता हूं। रोहिडे का वानस्पतिक नाम और इसका उपनाम आपको पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे रोहिड़ा। ये क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प है ये। ठीक है, इसको दर्जा कब दिया गया था? और इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका उपनाम क्या है? ठीक है, तो देखो, इसको राज्य पुष्प का दर्जा 1983 में दिया गया था। इसका जो वानस्पतिक नाम है रोहिडे का, वो है टिकोमेला अंडुलेटा। टिकोमेला अंडुलेटा, ये इसका वानस्पतिक नाम है। उपनाम की अगर बात करें इसके रोहिडे की, तो इसका उपनाम आता है राजस्थान का, या सॉरी रेगिस्तान का। रेगिस्तान का सागवान कहते हैं इसे। इसी को हम मारवाड़ का टीक कहते हैं। मारवाड़ का टीक किसे कहते हैं? रोहिडे को कहते हैं। इसके अलावा खेजड़ी के बारे में आपने ये जानकारी अध्ययन की है, लेकिन ये आप देखेंगे कि
मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है, रेगिस्तानी मिट्टी पाई जाती है, उसमें नाइट्रोजन के स्थिरीकरण हेतु ये राइजोबियम बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, घना पक्षी विहार, बिहार नहीं है ये विहार है, ध्यान रखें। घना पक्षी विहार कौन से जिले में स्थित है, जिसे हम मूलतः नाम देते हैं केवला देव। केवला देव राजस्थान के अंदर वेटलैंड एरिया में शामिल है। मॉन्ट्रेक्स रिपोर्ट के अंदर इसको शामिल किया गया। मॉन्ट्रेक्स रिपोर्ट का मतलब होता है कि मानव के द्वारा जो अतिक्रमण किए जाते हैं पर्यावरण को लेकर के, है ना, उन क्षेत्रों को अपन कहते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए गवर्नमेंट ने मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया है। भारत के कुल 2 स्थान ऐसे हैं जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं, एक लोकटक झील मणिपुर और एक राजस्थान का ये केवला देव। तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन, गागरोन का किला किस नदी पर बना हुआ है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। देखो, हालांकि गागरोन का किला राजस्थान के अंदर 2 नदियों के संगम पर है, 2 नदियों के संगम पर है, लेकिन 2 नदियों के संगम का नाम यहां नहीं दिया हुआ है। तो आप यहां पर 2 नदियों का नाम न लिख करके क्या करेंगे, इसमें आप पार्वती, चंबल और काली सिंध और बनास, इन 4 नदियों में से एक नदी का नाम सेलेक्ट करेंगे। शाबाश, कई लोग जो है बिल्कुल काली सिंध, ठीक है, काली सिंध रिवर इज द राइट आंसर। काली सिंध नदी का उद्गम कहां से होता है? देवास से। देखो उद्गम, देखो किसी भी नदी के बारे में उद्गम पूछा जा सकता है, और ये एमपी से निकल रही है, तो राजस्थान में प्रवेश कहां से हो रहा है इस नदी का? राजस्थान में प्रवेश कहां से कर रही है नदी? काली सिंध रिवर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो ये नदी मिल किस में रही है, सहायक नदी किसकी है? तो चंबल की सहायक है, तो सहायक लिख सकते हैं अपन, चंबल में लिख दो, इतना तो पता ही है आपको कि चंबल की सहायक है। तो चंबल में मिल कहां पर रही है, चंबल में कहां पर मिल रही है? तो देखो देवास एमपी से इस नदी का उद्गम होता है, देवास एमपी से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, राजस्थान के अंदर रायपुर नामक स्थान से यह नदी प्रवेश करती है। रायपुर देखो पाली में भी आता है, झालावाड़ में भी आता है, तो ये झालावाड़ वाला रायपुर है। कोटा के नानेरा नामक स्थान पर जो ये नदी किसमें मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। कोटा के नानेरा नामक स्थान पर ये क्या करती है? नानेरा नामक स्थान पर चंबल में विलीन हो जाती है। लेकिन अगर गागरोन के किले की बात करें ना, तो गागरोन का किला एक जलदुर्ग है, ये तो हमें पता ही है, लेकिन केवल काली सिंध नदी के संगम पर नहीं है ये काली सिंध प्लस आहू, इन दोनों नदियों के संगम पर ये गागरोन का किला स्थित है, जो झालावाड़ जिले में स्थित है। क्लियर बात है यहां तक की? शाबाश। फिर आप कहोगे कि सर आहू नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आहू नदी का उद्गम होता है सुसनेर एमपी से। ठीक है, सुसनेर एमपी से लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आहू नदी का उद्गम होता है सुसनेर एमपी से आहू नदी का उद्गम होता है। यह नदी राजस्थान में प्रवेश करते हैं नंदपुर नामक स्थान पर, नंदपुर नामक स्थान पर। नंदपुर पड़ता है झालावाड़ जिले के अंदर। जबकि आहू नदी मिलती कहां पर है काली सिंध में? गागरोन नाम की जगह भी है, गागरोन का किला भी है। तो गागरोन का किला गागरोन जगह पर ही है, तो ये एक जलदुर्ग है। तो मुझे यहां लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप उधर समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए। चंबल नदी मध्य प्रदेश के अंदर इस चंबल नदी का उद्गम होता है जनापाव की पहाड़ी से। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। और पार्वती नदी के बारे में बताऊं तो यह भी मध्य प्रदेश से निकलने वाली नदी है, सीहोर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से। सीहोर एमपी से मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है। और करियाहट नामक स्थान जो राजस्थान के अंदर 12 जिला आता है ना, करियाहट, वहां से यह नदी क्या करती है? हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है, करियाहट 12 से। और चंबल में विलीन हो जाती है, पालिया नाम का गांव आता है कोटा में। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एग्जाम4 कर विजय एग्जाम।